हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सेपोटेक्सिम के बारे में बताऊंगा। जानेंगे कि यह क्या होती है और यह कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल जाती है, यह कैसे काम करती है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, क्या इसके डोज रहते हैं और क्या इसके नुकसान रहते हैं। तो यह पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेपोटेक्सिम क्या होती है। तो सेपोटेक्सिम एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है जो कि शिपेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करती है। एंटीबायोटिक की क्लास होती है शिपेलोस्पोरिन, वहाँ से बिलोंग करती है। उसमें भी थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक, ठीक है। और इसकी जो है एक्टिविटी के अकॉर्डिंग देखें इसे, तो इसके पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है जो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट अच्छे से वर्क करती है, उनको किल करती है। इंडिया में यह ड्रग शेड्यूल एच के अंडर में आती है, यानी इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं परचेज कर सकते, नहीं इसको बेच सकते। इसकी जो डिस्कवरी है 1976 में की गई थी और इसका जो कमर्शियल यूज है 1980 से हो रहा है। WHO की असेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है उसमें इसको शामिल किया गया है। इसके ब्रांड नेम देखें तो इसका सबसे जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो है टेक्सिम, एवॉट कंपनी की तरफ से आने वाला ओमनाटेक्स और ट्राइसेप। तो इस तरह से इसके कुछ ब्रांड नेम्स आते हैं। वैसे जो ब्रांड नेम होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एरिया चेंज हो जाते हैं और इसलिए इसका जो जेनरिक नेम है उससे कहीं पर भी आसानी से मिल जाता है। अब इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो सेपोटेक्सिम एक बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक है, यानी जैसे दो टाइप्स की एंटीबायोटिक होती है ना, एक बैक्टीरियोस्टेटिक वो एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, यानी उसकी ग्रोथ को रोकती हैं, उसको किल नहीं करती। लेकिन जो बैक्टीरियासाइडल होती हैं वो बैक्टीरिया को किल करती हैं। तो ये है बैक्टीरियासाइडल एंटीबायोटिक। यह क्या करती है, यह जो है बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है तो उसके बनने को रोक देती है, ठीक है। अब कैसे रोकती है जानते हैं इसके बारे में। यह सबसे पहले क्या करेगी, अगर इसको दिया जाता है तो जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है उसके साथ एक बाइंड हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना उसकी जो फाइनल स्टेप होती है जैसे कि ट्रांसपेप्टिडेशन, तो इसको रोक देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बन पाती है। जब बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनेगी तो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस तरह से अपना काम करती है, ठीक है। अब इसके डोज के बारे में देखते हैं। तो इसका जो रूट रहता है वो रहता है IV यानी इंट्रामस्कुलर और IV इंट्रावीनस, ठीक है। अडल्ट में इसका जो डोज रहता है वो 1 से 2 ग्राम पर डे 2 डोज में या 3 डोज में दे सकते हैं, ठीक है। और अगर IV में देना होगा तो 10 ml स्टेराइल वाटर के साथ और या फिर 100 ml या 500 ml जो NS फ्लूइड होता है उसके साथ इसको दे सकते हैं। इसको इंट्रामस्कुलर देने के लिए 4 ml स्टेराइल वाटर में यूज करना होता है, ठीक है। बच्चों में इसका जो डोज रहता है वो 50 से 150 mg पर kg पर डे डिवाइड डोज में दे सकते हैं। लेकिन इसका जो डोज है वो सभी बीमारियों में या डिसीज़ में अलग अलग रहता है, वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो होती है लगभग 1 घंटे की। अब इसकी यूज जानते हैं। तो इसका जो सबसे पहला यूज है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, जो ब्रेन में लेयर होती है ना 3 मेनिंजिस जिन्हें बोलते हैं, तो उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से फीवर आता है और स्लीपनेस होती है, ठीक है। और जो लाइट होती है यानी रोशनी होती है उससे डर लगता है, सेंसिटिविटी होती है, उससे एलर्जी होती है, वोमिटिंग होती है, जॉइंट पेन होता है और सीजर होता है। तो इस टाइप के कुछ इसमें सिम्टम्स होते हैं मेनिंजाइटिस में, तो इसका यूज जो है मेनिंजाइटिस में भी किया जाता है। अब इसका जो अगला यूज है वो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे कि ये लंग्स हैं, यहाँ से जो नीचे का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो उसमें जब इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि निमोनिया में, ब्रोंकाइटिस में, तो इस कंडीशन में इसका यूज करते हैं। अब आता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो मूत्र मार्ग होता है जैसे कि किडनी वगैरह, यूरेटर वगैरह, तो इन सब में इन्फेक्शन होगा तो तब इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से टॉयलेट में या पेशाब में जलन होती है और प्रॉब्लम होती है टॉयलेट करने में, और जब टॉयलेट करते हैं तो उस टाइम पे दर्द होता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, सिम्टम्स होते हैं UTI के। अगला जो इसका यूज है पेट में इन्फेक्शन यानी इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से फीवर, वेली पेन या चेस्ट पेन, शोल्डर पेन, भूख नहीं लगती और नोजिया वोमिटिंग होती है। तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं।
जॉइंट और बोन्स में जब इन्फेक्शन होता है तब भी इसका यूज किया जाता है। और एक फीमेल में एक डिसीज़ होता है पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिसीज़, जिसमें क्या होता है जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से खुजली होती है, दर्द होता है पेल्विस रीजन जो होता है इस रीजन में, तो और जो डिस्चार्ज निकलता है पैजाना से वो निकलता है। तो ये सब कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। ऑपरेशन के बाद जब किसी की सर्जरी या ऑपरेशन होता है तो उसके बाद जो इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में भी इसका यूज करते हैं। अब जानते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट्स। तो साइड इफ़ेक्ट्स में जब इसको किसी साइड पर देते हैं, जैसे हमने इंट्रामस्कुलर दिया तो उस कंडीशन में जहाँ पे दिया हुआ तो उस मसल्स में एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है इस टाइप से, या इंट्रावेनस देंगे तो उस साइड पे भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, डायरिया यानी दस्त हो सकते हैं और पेट दर्द हो सकता है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स, और इसके अलावा भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स इसके हो सकते हैं। अब जानते हैं कि इसको कौन सी मेडिसिन के साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम इसको BCG वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन या टाइफाइड वैक्सीन के साथ देंगे तो इनका जो इफेक्ट है कम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एमिनोग्लाइकोसाइड जैसे कि जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है उसके साथ देंगे तो इफेक्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है उसके साथ इसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन सभी के साथ देने से या तो इफेक्ट कम हो सकता है या इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है। ऑलराइट, अब जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो जिस किसी को भी हाइपर सेंसिटिविटी रहती है सेपोटेक्सिम से या अदर सेफलोस्पिरिन जो होती हैं जैसे कि सेपिक्जैम वगैरह, तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। किसी को किडनी डिसीज है उस कंडीशन में नहीं दिया जाता। अगर किसी के टिश्यू में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में इसको नहीं दिया जाता। ऑलराइट, तो ये थी इसके बारे में जानकारी। अब इसके लिए मैंने जो रेफरेंस यूज की हैं वो है KD त्रिपाठी फार्माकोलॉजी और लेंज फार्माकोलॉजी और लिपनकोट की फार्माकोलॉजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।